सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग भारत की खोज का छठा अध्याय पढ़ेंगे। छठा अध्याय अंतिम दौर 1, जिसमें नेहरू जी ने भारत की राजनीतिक और आर्थिक गुलामी की चर्चा की है। नेहरू जी ये कहते हैं कि इसके पहले भी भारत पर आक्रमण हुए, इसके पहले भी बाहर से लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वे भारत में रच बस गए। उन्होंने भारत को गुलाम नहीं बनाया, वो भारत का हिस्सा बने। और उनके आक्रमण से भारत ने अपनी स्वाधीनता या स्वतंत्रता कभी नहीं खोई। ठीक है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जब भारत में अंग्रेजी शासन बना तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का शासन किसी विदेशी राज्य सत्ता के अधीन आया। पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के प्रशासन का संचालन भारत के कहीं बाहर से होना शुरू हुआ। ठीक है। ये सही था कि उस समय पूंजीवादी व्यवस्था पूरे विश्व पर हावी हो रही थी और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ना था, लेकिन इस गुलामी के कारण इसका दुष्प्रभाव भारत पर कहीं ज़्यादा पड़ा। भारत की पूरी आर्थिक व्यवस्था विघटित हो गई। ठीक है। भारत में अंग्रेज़ों के मन मुताबिक कर व्यवस्था लागू की गई। जिस तरह से विदेशी शासन था, वो जो फसल उगवाना चाहते थे, जैसे नील की खेती, ये हुआ। ठीक है। और साथ ही साथ अंग्रेज़ों ने कुछ बिचौलिया खड़ा किया जमींदारों के नाम पर। जमींदार, पटवारी, मुखिया, ये एक बड़ी संख्या में लोग थे जो मध्यस्थता या ये कह सकते हैं आप कि अंग्रेज़ों के मातहत काम करते थे, अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। और इनका काम क्या था? इनका काम था अधिक से अधिक लगान इकट्ठा करके अंग्रेज़ों को खुश करना। ठीक है। यानी यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि जो अंग्रेज़ थे उनके सरकार में दो खास महकमे थे। एक था मालगुजारी का, दूसरा था पुलिस। इन्हीं दोनों के माध्यम से जो अंग्रेज़ थे वो राजनीति और आर्थिक दोनों, भारत के दोनों स्थितियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते थे। हर जिले में कलेक्टर होता था या जिला मजिस्ट्रेट होता था जो इनके शासन की धुरी केंद्र बिंदु होता था। ठीक है। और इतना ही नहीं, जो ब्रिटिश की सेना थी, जो ब्रिटेन में सेना होती थी, उसका खर्च भी भारत से ही उगाहा जाता था, जिसको कैपिटेशन चार्ज कहा जाता है। और भी कई तरह के खर्च थे, ब्रिटेन के खर्च थे, जो भारत को उठाना पड़ता था। इस स्थिति ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को बिल्कुल चरमरा दिया था। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अंग्रेज़ों ने अगर हमें गुलाम बनाया तो उसका कारण हमारी आपसी फूट थी। भारत में जो छोटे छोटे राज्य जो बटे हुए थे, उनके बीच जो फूट थी, जो मतभेद था, उसी का लाभ उठाया था अंग्रेज़ों ने। ठीक है। अब जब यहाँ अंग्रेज़ों को शासन करना था तो ये उनकी विवशता थी कि वो एक ऐसा वर्ग खड़ा करें जो अंग्रेज़ी समझे, बोले और अंग्रेज़ों का काम कर सके, जिसको आप कह सकते हैं क्लर्कों का एक समूह खड़ा करना था, ताकि अंग्रेज़ों का जो शासन का प्रबंध है, जो सरकारी कामकाज है, वह सुचारू रूप से चल सके। ठीक। तो ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी जो एक तरह से मानसिक गुलामों को खड़ा करने वाली थी। ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव ये हुआ कि भारत के कई सजग लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आए। ठीक है। यानी पाश्चात्य शिक्षा का दरवाज़ा भारत के लिए खुल गया और लोग यूरोपीय विचारों के प्रभाव में आए। ठीक है। और एक शिक्षित वर्ग ऐसा पैदा हुआ जिसने समझा कि हम
गुलाम है, जिसने गुलामी की इस त्रासदी को भी समझा और इससे बाहर निकलने के तरीकों को भी समझा। इसकी शुरुआत सामाजिक आंदोलनों के द्वारा हुई थी। ठीक है। पश्चिम का जो भारत पर प्रभाव पड़ा वो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अवश्य पड़ा, लेकिन कुछ चीज़ें जो बदली वो थी, कुछ नई तकनीकें भारत में आई। रेलगाड़ी, छापाखाना, मशीनें, युद्ध के नए नए औजार, नई नई युद्ध नीतियाँ, ये भारत में शुरू हुआ। और जो खेती की परंपरागत व्यवस्था थी भारत की, वह टूटी। अब खेतों पर जमींदारों का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष अधिकार होने लगा। पहले खेती जो थी वो बिकाऊ चीज़ नहीं मानी जाती थी, खेत बिकाऊ वस्तु नहीं माना जाता था, लेकिन अब ज़मीन बिकने लगी। ठीक है। तो ये सारे तथ्यों का एकमात्र यही कहने का एकमात्र मकसद यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इन सब में आमूल चूल परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। ठीक। ऐसे ही कालखंड में 18वीं शताब्दी में एक व्यक्तित्व उभरे थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। वे भारतीय विचारधारा से बहुत प्रभावित थे, और कई भाषाओं के ज्ञाता थे, संस्कृत, फारसी, उर्दू, अरबी। लेकिन पाश्चात्य ज्ञान को समझने के लिए उन्होंने लैटिन भी सीखा, ग्रीक भी सीखा, अंग्रेजी सीखी, और उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। वो लकीर के फ़कीर बनना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जो उनकी सभ्यता के अच्छी बातें थी, जो हमारी परंपरागत अच्छी बातें थी, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक है। और उनको लगा कि भारत को विकास के रास्ते पर अगर ले जाना है तो कुछ अंधविश्वासों से, कुछ कुरीतियों से, कुछ सामाजिक बुराइयों से भारत को बाहर निकलना होगा। साथ ही उन्होंने ज्ञान विज्ञान के शिक्षा को प्रचारित करने के लिए बहुत जोर दिया। ठीक है। वे पत्रकार भी थे। सती प्रथा पर रोक लगाने में उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। और वो पत्रकार भी थे। और 1780 के बाद भारत में कई अखबार निकाले गए। ठीक है। कई भारतीय भाषाओं में, पहले अंग्रेजी में निकलते थे, बाद में भारतीय भाषाओं में निकलने लगे, यानी धीरे धीरे पत्रकारिता का भी भारत में प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। और राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता का संबंध उनके सुधारवादी आंदोलन से बहुत गहरे रूप से था। कई कट्टर लोगों ने उनका बहुत विरोध भी किया, पर उनके बहुत बड़े समर्थकों में से रविंद्रनाथ टैगोर और उनका परिवार था। और आज जो बंगाल में स्थिति दिखती है, जो जागरूकता दिखती है, जो स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना दिखती है, उसमें राजा राम मोहन राय की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता।